प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 511 अस्थि समलन के 12 स्तर। हरिदास ने कहा कि अब तक मॉन्स्टर महाद्वीप के बाहर के विमान जगत के केवल मानव विशेषज्ञ ही बॉडी रीशेपिंग तकनीक के संपर्क में नहीं आए होंगे। बिपिन पहले तो अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि हाँ, मैं मॉन्स्टर महाद्वीप के बाहर कहीं से आया हूँ, जैसा मैंने सोचा था। हरिदास ने मुस्कुराते हुए बिपिन की ओर देखा और कहा, बिपिन मेरे दोस्त, चिंता मत करो। राक्षस महाद्वीप पर मानव योद्धा केवल राक्षसी जानवरों से नफरत करते हैं। हम अन्य विमान दुनिया के मानव विशेषज्ञों को मना नहीं करेंगे। वे राक्षस में दिव्य जनरलों और दिव्य सम्राटों के रूप में भी काम कर सकते हैं। संहारक लीग, राक्षस विनाशक लीग में सभी मानव विशेषज्ञों का स्वागत है। ओह, बिपिन को आश्चर्य हुआ और पूछा कि क्या अन्य विमान दुनिया के विशेषज्ञ हैं जो राक्षस विनाशकारी लीग में दिव्य जनरल और दिव्य सम्राट हैं? हाँ, हरिदास ने कहा कि उन विशेषज्ञों का लक्ष्य लीग के पवित्र स्थान को बनाना है। यदि वे पवित्र स्थान से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें लीग में तदनुरूप योगदान देना होगा, जिसमें राक्षसी जानवरों को मारना भी शामिल है। यही कारण है कि वे दिव्य जनरलों या दिव्य सम्राटों के रूप में कार्य करते हैं। ओह, बिपिन ने चुपके से सिर हिलाया। बिपिन, क्या आप भी पवित्र स्थान की ओर लक्ष्य नहीं कर रहे हैं? हरिदास ने संदेह से पूछा। मैं यहाँ दुर्घटनावश आ गया, लेकिन अब मुझे लीग के पवित्र स्थान में काफी दिलचस्पी है। बिपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पवित्र स्थान सभी मानव विशेषज्ञों के लिए खुला है, लेकिन आपको पहले लीग का दिव्य जनरल बनना होगा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए बिपिन की ओर देखा और कहा, भले ही आप केवल संत क्षेत्र में हैं, आप मुझसे अधिक मजबूत हैं और निश्चित रूप से योग्य हैं एक दिव्य सेनापति बने। क्या मैं पूछ सकता हूं कि बिपिन ने क्या आवश्यकताएं पूछी हैं? ये बहुत सरल है। जब तक आप मूल्यांकन पास करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हरिदास हंसे। मैं 1 महीने के लिए जनजाति में रहूंगा। यदि आप जल्दी में नहीं हैं तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं और साथ जा सकते हैं। जब मैं चला जाऊंगा तो कैसा रहेगा? धन्यवाद श्री हरिदास, बिपिन ने कहा। वह हाल ही में मॉन्स्टर महाद्वीप पर आया था और उसे यहाँ के बारे में बहुत कम जानकारी थी। बेहतर होगा कि वह हरिदास से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। वैसे, हरिदास ने कहा कि मैंने देखा कि आपने अस्थि समलन तकनीक के 4थे स्तर को कितनी आसानी से विकसित किया है। मुझे लगता है कि आपके लिए 5वें या 6ठे स्तर की खेती करना मुश्किल नहीं होगा। मैं इस बार उन्हें अपने साथ वापस लाया हूँ। क्या आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं? हरिदास ने 2 Z पर्चियां निकाली। उन पर अस्थि समलन तकनीक का 5वां और 6ठा स्तर दर्ज किया गया था। Z स्लिप्स देखकर बिपिन के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। बोन फ्यूशन तकनीक से संपर्क करने के बाद बिपिन इसका अभ्यास जारी रखने के लिए बेहद उत्सुक थे। इसका उनकी शारीरिक शक्ति पर अथाह प्रभाव पड़ा। केवल शुरुआती 4 स्तरों के साथ ही उनकी ताकत पहले से ही कई गुना ऊंचे स्तर तक बढ़ गई थी और उनकी मजबूत शरीर ने उन्हें अस्थि समलन तकनीक के उच्च स्तर विकसित करने के लिए योग्य बना दिया। वह निश्चित रूप से अस्थि समलन तकनीक के 5वें और 6ठे स्तर के लिए उत्सुक थे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिदास, बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। चूंकि हम दोनों इंसान हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, हरिदास ने कहा और मुस्कुराया। वैसे मुझे मिस्टर हरिदास मत कहिए, आप मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए मुझे हरिदास ही कहें। बिपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने पाया था कि हरिदास और महानंद के साथ साथ तमिलपुरा जनजाति के सभी लोग राक्षसी जानवरों से नफरत
करते थे, लेकिन वे अन्य मनुष्यों के प्रति बहुत मित्रतापूर्ण और उत्साही थे और उनके साथ भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। हरिदास, क्या आप जानते हैं कि अस्थि समलन तकनीक किसने बनाई और इसके कितने स्तर हैं? बिपिन ने पूछा। मुझे नहीं पता कि इसे किसने बनाया, किसी को भी पता नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह बहुत पहले से पूरे राक्षस महाद्वीप में फैला हुआ है। महाद्वीप के 90% से अधिक मानव योद्धा अपनी शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए इसकी खेती करते हैं। जहाँ तक इसके स्तर की बात है, हरिदास ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है अस्थि समलन तकनीक 3 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में 4 स्तर होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर 12 स्तर होते हैं। 12 लेवल। बिपिन हैरान रह गए। बोन फ्यूशन तकनीक के शुरुआती 4 स्तरों से उन्हें पहले ही बहुत फायदा हुआ था, लेकिन कुल 12 स्तर थे। सभी 12 स्तरों को साधने के बाद उसका शरीर कितना मजबूत होगा। हालांकि सभी 12 स्तरों पर साधना असंभव है, या कम से कम मॉन्स्टर महाद्वीप पर कोई भी इंसान कभी सफल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत व्यक्ति ने केवल 11वें स्तर पर साधना की है और उसे शीर्ष मानव योद्धा माना जाता है। हरिदास ने कहा कि राक्षस महाद्वीप के इतिहास में केवल कुछ मानव योद्धाओं ने ही 10वें स्तर की खेती की है। ये सुनकर बिपिन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तकनीक जितनी अधिक शक्तिशाली थी, उसे विकसित करना उतना ही कठिन था। अस्थि समलन तकनीक निश्चित रूप से अविश्वसनीय थी और इसमें शरीर की नींव पर उच्च आवश्यकताएं थीं। सभी 12 स्तरों को विकसित करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। मेरे पास एक और तकनीक है जो आपके लिए भी उपयोगी होनी चाहिए, हरिदास ने एक और जेड स्लिप निकालते हुए कहा। ये बिपिन हैरान था। हरिदास ने बताया कि यह अपनी आभा को छुपाने के लिए समर्पित एक तकनीक है। आभा छिपाने की तकनीक जैसे ही बिपिन को समझ में आए, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ये तकनीक मुझे सहयोग से प्राप्त हुई। यह एक योद्धा की आध्यात्मिक शक्ति की आभा को पूरी तरह से छुपा सकती है। कोई भी आपकी ताकत को तब तक नहीं जान पाएगा जब तक कि वह आपसे बहुत मजबूत न हो, हरिदास ने कहा। आखिरकार आप केवल संत क्षेत्र में हैं। यदि आप इसमें भाग लेते हैं तो ये बहुत अधिक ध्यान देने योग्य होगा। इस प्रकार दिव्य सामान्य मूल्यांकन इस तकनीक से कोई भी आपके दायरे को नहीं जान पाएगा। ओह, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। राक्षस विनाशकारी लीग में दिव्य जनरल आमतौर पर क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये वास्तव में ध्यान देने योग्य होगा यदि वह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में दिव्य जनरल बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बिपिन ने पुनः आभार व्यक्त किया। आपके पास तैयारी के लिए 1 महीना है, उसके बाद हम चलेंगे, हरिदास ने कहा और फिर हंसे। बिपिन ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने हरिदास से राक्षस महाद्वीप के बारे में सवाल पूछते हुए उनके साथ कई पे साझा किए। अध्याय 512 हेवन विंग सिटी। उस रात चांदनी की चमकीली रोशनी पानी की तरह फैलकर जमीन पर हल्की सी रोशनी डाल रही थी। बिपिन अपने नंगे ऊपरी शरीर के साथ जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसकी काली और मजबूत मांसपेशियां भी धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक उसके शरीर से एक तेज आवाज निकली, क्योंकि उसकी त्वचा तुरंत पसीने से लथपथ हो गई और अचानक एक जंगली आभा उसमें से निकलने लगी। बिपिन ने आंखें खोलीं। अस्थि समलन तकनीक 6ठे स्तर पर मैं सफल हो गया हूँ। इस समय बिपिन की आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठीं। वह अस्थि समलन तकनीक के 4थे स्तर की खेती में आसानी से सफल हो गए थे और 5वें और 6ठे स्तर की उनकी खेती भी मुश्किल नहीं थी। हर बार जब वह एक नए स्तर पर विकसित हुआ तो उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ गई। 6ठे स्तर की खेती के बाद उनकी शारीरिक शक्ति एक बार फिर एक नए स्तर पर बढ़ गई थी। जब मैंने हरिदास बिपिन के साथ युद्ध किया था, तब की तुलना में मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति कम से कम
दोगुनी हो गई है। ये पहले से ही बहुत अद्भुत था। वह अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर 7 बादलों के दायरे के विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम था, क्योंकि उसने अपनी शारीरिक शक्ति में 2 और स्तर सुधार कर लिया था। अब उसकी शक्ति और भी अधिक अविश्वसनीय होगी। ये केवल छठा स्तर है। अगर मैंने अस्थि समलन तकनीक के सभी 12 स्तरों को विकसित कर लिया तो क्या होगा? बिपिन ने आश्चर्य व्यक्त किया। वह अस्थि समलन तकनीक के निर्माता के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए थे। यह विशेषज्ञ कितना अद्भुत था जिसने ऐसी अद्भुत बॉडी रीशेपिंग तकनीक बनाए। उन्होंने सोचा, चाहे वह कोई भी हो, वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था। तकनीक के उच्च स्तर केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थे जो मॉन्स्टर एक्सटरमिनेटिव लीग में शामिल हुए थे। इसलिए चाहे पवित्र स्थान अस्तित्व में था या नहीं, बिपिन को लीग में एक दिव्य जनरल बनना था ताकि उन्हें अस्थि समलन तकनीक के उच्च स्तर तक पहुंच मिल सके। 1 महीना, बिपिन बड़बड़ाया। 1 महीना उसके लिए कम समय नहीं था। वह इसे बर्बाद नहीं करता था। वह 6 मंजिला पगोडा में प्रतिबंध से वध के रहस्य पर चुपचाप ध्यान करने के लिए तमिलपुरा जनजाति में रुके थे। इस बीच उन्होंने विश्व उत्पत्ति पर ध्यान करने के लिए वॉल स्क्रॉल का उपयोग किया। उनका मूल शरीर और हमशक्ल 2 अलग अलग मूलों को एक साथ और स्वतंत्र रूप से समझने पर काम कर रहे थे। इस तरह से उन्हें 2 गुने परिणाम मिलेंगे। आभा छिपाने की तकनीक आभा संयम वास्तव में नाजुक थी। इसे समझने और अपने संत क्षेत्र आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए सीखने में उन्हें कई दिन लग गए। अब चूंकि उसने अपनी आभा छिपा ली थी तो अन्य विशेषज्ञ उसकी ताकत को नहीं देख सकते थे जब तक कि वे 3 पूर्वजों जैसे सर्वोच्च विशेषज्ञ न हों जो उससे बहुत आगे थे। हालांकि उस तरह के विशेषज्ञ बहुत दुर्लभ थे। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने वध की उत्पत्ति के बारे में अपनी समझ में सुधार किया था, लेकिन वह अभी भी 8वें मूल मार्ग को संक्षिप्त करने से 1 कदम दूर थे। दूसरी ओर उन्होंने विश्व उत्पत्ति को समझने में काफी प्रगति की थी और 6ठे मूल चिन्ह को संक्षिप्त किया था। वह अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। केवल एक चीज जिससे वह असंतुष्ट थे वह थी उनकी साधना का स्तर। भले ही वह लंबे समय तक सेंट दायरे आदरणीय मास्टर में रहा हो, फिर भी उसे सफलता के कोई संकेत महसूस नहीं हो रहे थे। क्लाउड दायरे में प्रवेश करने से पहले उसे काफी समय लग सकता था। सुबह सुबह बड़ी संख्या में कबीले के लोग तमिलपुरा जनजाति के ड्रिल ग्राउंड पर एकत्र हुए। वे हरिदास और बिपिन को विदा करने आए। पिता प्रफुल्ल हरिदास को जाते हुए देखने की अनिच्छा के साथ उनके पास खड़े थे। बिग ब्रदर बिपिन ने बहुत सारे राक्षसी जानवरों को मार डाला। वैदिक ने बिपिन से कहा, चाचा हरिदास को और भी अधिक राक्षसी जानवरों को मारने की याद है। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उन सभी राक्षसी जानवरों को मार सकें। भाई बिपिन अपना और चाचा हरिदास का ख्याल रखना। कबीले के लोगों के साथ बिपिन और हरिदास कबीले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनकी गर्मजोशी और उत्साह ने उन्हें छू लिया। बिपिन चलो चलें, हरिदास ने कहा। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने जनजाति छोड़ दी। कई दिनों के बाद वे एक विशाल शहर के सामने पहुंचे। एक शहरी बिपिन की नज़र उस पर पड़ी। यात्रा के दौरान वह बड़ी और छोटी जनजातियों से गुजरा, लेकिन उसे अभी तक मॉन्स्टर महाद्वीप पर कोई शहर नहीं दिखा था। ये शहर दिव्य भूमि के किसी भी शहर से बहुत बड़ा था जिसके बारे में वह जानता था। ये हेवन विंग सिटी मॉन्स्टर महाद्वीप पर मानव आबादी के 8 शहरों में से एक है। हरिदास ने बिपिन की ओर देखा और समझाया, मानव आबादी के पास इस तरह के 8 शहर हैं। जनजातियां यहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए आती हैं और प्रत्येक शहर में एक सेंट कैसल है। यदि आप एक दिव्य जनरल बनना चाहते हैं तो आपको मूल्यांकन के लिए वहां जाना होगा। ओह, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया।
राक्षस विनाशकारी लीग ने एक नियम निर्धारित किया है कि पवित्र स्थान और 8 शहरों में उड़ान वर्जित है। जैसा कि लड़ाई है, हमें शहर में प्रवेश करने के लिए कतार में लगना होगा, हरिदास ने कहा। वे सामने के द्वार पर गए जहां विभिन्न जनजातियों से बड़ी संख्या में मानव योद्धा थे, कतारबद्ध थे। बिपिन और हरिदास भी लंबी कतार में खड़े थे। उड़ना भी मना है और लड़ना भी मना है, बिपिन ने आश्चर्य से पूछा। कोई भी लीग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता है, बेशक यदि आपके पास भविष्य में दैवीय सम्राट बनने का अवसर है तो आपको इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हरिदास ने कहा कि दैवीय सम्राटों जैसे विशेषज्ञों के पास कुछ विशेषाधिकार हैं। दिव्य सम्राट बिपिन इन शब्दों से चकित हो गए। उन्होंने पहले भी हरिदास से दिव्य सम्राटों के बारे में सुना था। राक्षस विनाशकारी लीग में जहां राक्षस महाद्वीप के सभी उच्च स्तरीय मानव योद्धा एकत्र हुए थे, दिव्य जनरल सबसे आम थे और आमतौर पर 7 बादल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। राक्षस महाद्वीप पर कई 7 बादलों के दायरे के विशेषज्ञ थे, इसलिए राक्षस संहारक लीग में अनगिनत दिव्य जनरल थे। दैवीय सेनापतियों के ऊपर दैवीय सम्राट थे। हरिदास के वर्णन के अनुसार दिव्य सम्राटों ने दाव में प्रवेश किया था। यदि वे दिव्य भूमि में होते तो वे 9 संप्रभुओं के समान या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली होते। हालांकि राक्षस विनाशकारी लीग में 108 दिव्य सम्राट थे। इसके अलावा कई अन्य विशेषज्ञ भी थे जो लीग में दिव्य सम्राट बनने के योग्य थे। राक्षस विनाशकारी लीग की तुलना में दिव्य भूमि जहां से बिपिन अभी आए थे वास्तव में बहुत कमजोर थी। अध्याय 513 सेंट कैसल। हेवन विंग सिटी के अंदर बिपिन हरिदास के साथ चौड़ी सड़क पर चल रहे थे और चारों ओर विशाल इमारतों को देख रहे थे। वे प्राचीन और शानदार थीं, साथ ही मूर्तियों की तरह नाजुक भी। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। बिपिन ने कहा, कितना व्यस्त शहर है। भले ही मनुष्य राक्षस महाद्वीप पर केवल 10% से भी कम क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, फिर भी यह बहुत विशाल है और जनजातियों और योद्धाओं की संख्या काफी आश्चर्यजनक है। सभी जनजातियां माल का आदान प्रदान करने के लिए 8 शहरों में आती हैं। उन शहरों में से एक हेवन विंग सिटी है। स्वाभाविक रूप से जीवंत, हरिदास ने कहा। बिपिन ने सहमति में सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में उनकी नज़र एक प्राचीन बैंगनी महल पर पड़ी, जो सड़क के अंत में लगभग 100 मीटर लंबा था। यह इतना विशाल था कि यह हेवन विंग सिटी की इमारतों के बीच बेहद आकर्षक था। वह सेंट कैसल है, जिसे राक्षस विनाशकारी कैसल के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप एक दिव्य सेनापति बनना चाहते हैं तो आपको वहां के मूल्यांकन को स्वीकार करना होगा, जो हरिदास ने कहा था। चलो, बिपिन ने कहा। वह हरिदास के साथ सेंट कैसल की ओर बढ़े और वे तेजी से प्रवेश द्वार पर पहुंचे। सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्होंने हॉल में कदम रखा। इतना शांत, बिपिन फुसफुसाया। हॉल बहुत खाली था। इस खाली हॉल में दर्जनों लोगों ने इसे और अधिक विरल बना दिया। यह व्यस्त सड़कों के बिल्कुल विपरीत था। यहाँ के लोग या तो दैवीय सेनापति हैं या दैवीय सेनापति बनने की कोशिश करने वाले आवेदक हैं। हरिदास ने कहा, बेशक यहाँ भीड़ नहीं होगी। बिपिन ने सिर हिलाया और आवेदन काउंटर पर ध्यान दिया। एक नीले बालों वाली सुंदरी काउंटर के पीछे एक शेल्फ के सामने बैठी थी, जो शराब की बोतलों से भरी हुई थी। छाया, मुझे लान लीवर वाइन की एक बोतल दो। हरिदास काउंटर पर आया और सीधे बोला। उसने अपना सिर उठाया और फिर उसे शराब की एक बोतल दी। फिर उसने कहा, 10,000 कच्चे रत्न। हम पुराने दोस्त हैं, आप अब भी मुझसे इतना शुल्क क्यों लेते हैं? हरिदास ने बुदबुदाया, लेकिन फिर भी कच्चे रत्न निकाल लिए। हरिदास, वह नीले बालों वाली सुंदरी कौन है? बिपिन की ओर देखा और पूछा। वह मेरी जनजाति का एक छोटा भाई है। वह दिव्य सामान्य मूल्यांकन में भाग लेने के लिए यहाँ आया था, हरिदास ने कहा। छाया, कृपया उसे पंजीकृत करने में मदद करें।
दिव्य सामान्य मूल्यांकन। नीले बालों वाली सुंदरता ने सिर हिलाया और पूछा, आपका नाम क्या है, आप किस जनजाति से हैं? तमिलपुरा जनजाति के बिपिन। बिपिन ने उत्तर दिया। नीले बालों वाली सुंदरी ने अपना नाम एक सूची में दर्ज किया और कहा कि आप भाग्यशाली हैं, अभी एक दिव्य सामान्य मूल्यांकन होने वाला है, एक क्षण रुके, मैं आपके लिए तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। धन्यवाद, बिपिन ने कहा। आप भाग्यशाली हैं, दिव्य सामान्य मूल्यांकन हर 10 दिन में आयोजित किया जाता है, आप सही समय पर आए, हरिदास ने कहा और हंसे। नीले बालों वाली सुंदरी तुरंत व्यवस्था करने के लिए चली गई और एक क्षण बाद वह एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साथ लौटी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे बिपिन की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। बिपिन ने यह अजीब रोशनी देखी थी इससे पहले कि वह जानता था कि यह मॉन्स्टर डिस्क्रिमिनेटर की विशेष विधि थी। बिपिन ने दिव्य सामान्य मूल्यांकन के लिए सभी आवेदकों का परीक्षण किया है, ये राक्षस जासूसों को टीम में घुसने से रोकने के लिए है, चिंता न करें, हरिदास ने समझाया। मैं समझ गया, बिपिन ने कहा और सिर हिलाया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की आंखों में अजीब सी रोशनी कुछ देर तक रही, क्योंकि बिपिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन वह धीरे धीरे खत्म हो गई। मेरे साथ चलो, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा और फिर वह सीधे महल की भीतरी परत में चला गया। हरिदास ने कहा, जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद बालों वाले बुजुर्ग का अनुसरण किया। उसे भीतरी परत में एक खुली जगह पर पहुंचने में देर नहीं लगी, जहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। ये सभी पुरुष और महिलाएं योद्धा थे और उन सभी के पास एक शक्तिशाली आभा थी। जब बिपिन पहुंचे तो उन्होंने केवल उस पर एक सामान्य नजर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। बिपिन ने बुदबुदाते हुए कहा, वे सभी मूल्यांकन स्वीकार करने के लिए यहाँ आए थे। वहाँ 30 से अधिक योद्धा थे, उनमें से कई योद्धाओं की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। विशेष रूप से एक लाल बालों वाला युवक जो खुली जगह के किनारे खड़ा था ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इस युवक ने अपनी पीठ पर कृपाण रखी थी और अपनी शैतानी आंखों को थोड़ा बंद करके वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर अहंकारी अभिव्यक्ति से पता चल रहा था कि वह नहीं था उपस्थित किसी भी व्यक्ति पर ध्यान देना। उसे 8 बादलों के दायरे में होना चाहिए, बिपिन ने आश्चर्य से सोचा। एक मजबूत शरीर वाला 7 बादलों के दायरे का मानव योद्धा एक दिव्य जनरल बनने के लिए पर्याप्त था। 8 बादलों के दायरे के योद्धा को दिव्य जनरलों के बीच उत्कृष्ट माना जाएगा, इसलिए 7 बादलों के दायरे के योद्धाओं के लिए मूल्यांकन में भाग लेना आम बात थी, लेकिन यह 8 बादलों के दायरे के योद्धाओं के लिए दुर्लभ था। तभी बैंगनी रंग का वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उनकी ओर आया। उसके हाथ में एक सूची थी जिसमें इन आवेदकों की जानकारी दर्ज थी। उनके सामने खड़े होने के बाद उसने चारों ओर देखा। अच्छे से सुनो, मूल्यांकन बहुत सरल है। इस सुरंग के साथ तब तक चलें जब तक कि आप महल के सबसे भीतरी हिस्से में विशाल ग्लेडिएटर एरेना तक न पहुंच जाएं। एक बार जब आप इसमें कदम रखेंगे तो आपका प्रतिद्वंद्वी स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ जाएगा। आपको बस उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना है। आप मूल्यांकन में उत्तीर्ण होते हैं या नहीं, ये ग्लेडिएटर एरेना में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लेडिएटर एरेना में आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आपके दिव्य जनरल बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति रुका और उनकी प्रतिक्रियाएं देखने लगा। उनकी बातों से आवेदकों में हलचल मच गई, लेकिन वे तुरंत शांत हो गए और इसे शांति से स्वीकार कर लिया। वैसे राक्षस विनाशकारी लीग में 108 दिव्य सम्राटों में से एक सम्राट आनंद महल में होता है। वह ग्लेडिएटर एरेना में आपकी लड़ाई देख रहा होगा। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है, बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। सम्राट आनंद
राक्षस विनाशकारी लीग का प्रसिद्ध सम्राट आनंद महल में है और हमारा मूल्यांकन देखेगा। ओह, अगर सम्राट जॉय मेरे प्रदर्शन की सराहना करते हैं और मुझे एक शिष्य के रूप में चुनते हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली होगा। सभी लोग उत्साहित हो गए, यहाँ तक कि खुले स्थान के किनारे पर खड़े अभिमानी लाल बालों वाले युवक ने भी अपनी अभिव्यक्ति बदल ली। अध्याय 514 आकलन। मैंने अपने पिता से सुना था कि सम्राट जॉय का 108 दिव्य सम्राटों में उच्च स्थान है, वह शिखर पर है और वह मेरे पिता से भी अधिक शक्तिशाली है। यह निश्चित रूप से एक महान अवसर है कि मैं ऐसे शक्तिशाली दिव्य सम्राट का शिष्य बन सकता हूँ। ये सोचते हुए लाल बालों वाले युवक ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखों में जलती हुई इच्छा की झलक दिखाई दी। तमाम विशेषज्ञों में सिर्फ बिपिन ही शांत रहे। चूंकि वह अभी अभी मॉन्स्टर महाद्वीप पर आया था, इसलिए उसने सम्राट खुशी के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि चूंकि बाद वाला 108 दिव्य सम्राटों में से एक था, इसलिए उसने दांव में प्रवेश किया होगा और निश्चित रूप से बिपिन पर हावी हो जाएगा। वैसे भी मैं आवेदन क्रम के अनुसार एक एक करके आपके नाम पुकारूंगा, बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने सूची निकालते हुए कहा। प्रथम हरिबिंदु। हरिबिंदु तुरंत आगे बढ़े और सुरंग के किनारे से प्रवेश किया और फिर सीधे ग्लेडिएटर एरेना की ओर चले गए। बाकी लोग खुली जगह पर चुपचाप इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें ग्लेडिएटर एरेना से तेज गर्जना की आवाजें सुनाई दीं। अत्यंत भयंकर आवाजों से संकेत मिलता था कि हरिबिंदु एक कठिन युद्ध में थे। हरिबिंदु को सुरंग के रास्ते वापस लौटने और उनके सामने फिर से आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह घायल हो गए थे और उनकी सिकुड़ी हुई भौहों से दुख का स्पष्ट निशान दिखाई दे रहा था। वह स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या वह मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे या नहीं। जब तक सभी का मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता तब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें चुपचाप इंतजार करना पड़ा। इसके बाद बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दूसरे विशेषज्ञ का नाम पुकारा। सुरंग के अंत तक यात्रा करने के बाद विशेषज्ञों ने एक के बाद एक ग्लेडिएटर एरेना में कदम रखा। खुले स्थान के किनारे खड़े लाल बालों वाले युवक का नाम पुकारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति विजय ने पुकारा। लाल बालों वाला युवक ग्लेडिएटर एरेना की ओर चला गया। उन्होंने ग्लेडिएटर एरेना में बड़ी गड़बड़ी पैदा की और वहां लंबे समय तक रुके भी रहे। करीब सवा घंटे के बाद वह खुली जगह पर लौटा। उसके चेहरे पर अभी भी अहंकार का भाव था और उसने तिरस्कार के भाव से भीड़ की ओर देखा। बिपिन बुदबुदाया, उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होगा। अंततः बिपिन का नाम पुकारे जाने से पहले कई और विशेषज्ञों ने ग्लेडिएटर एरेना में प्रवेश किया। आखिरी बात बैंगनी वस्त्रधारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति बिपिन ने कही। बिपिन तुरंत सुरंग के अंत में ग्लेडिएटर एरेना की ओर चल दिए। एक क्षण बाद वह अंततः ग्लेडिएटर एरेना में पहुंच गया। विशाल ग्लेडिएटर एरेना को चारों ओर स्टैंडों की कतारों से एक प्रतिबंध से घेरा गया था, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं रहा था। बिपिन ने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन है। ग्लेडिएटर एरेना के किनारे के पास 3 सुरंगों से अचानक 3 विशाल जानवर धीरे धीरे बाहर निकल आए। वे राक्षसी जानवर हैं। बिपिन ने आश्चर्य से 3 विशाल जानवरों को देखा। वे सभी 4 भुजाओं वाले 3 मीटर लंबे राक्षसी वानर थे। नहीं, उनमें कोई जीवन शक्ति नहीं है। क्या वे कठपुतली लड़ाके राक्षसी जानवर कठपुतली लड़ाके हैं? बिपिन दंग रह गए। दिव्य भूमि में उसने बहुत सारे कठपुतली लड़ाके देखे थे, लेकिन वे इंसान जैसे थे। उसने पहले कभी राक्षसी जानवर कठपुतली लड़ाके नहीं देखे थे। मेरे प्रतिद्वंद्वी ये 3 राक्षसी जानवर कठपुतली सेनानी हैं। बिपिन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सोचा। 3 राक्षसी जानवर कठपुतली सेनानियों ने बिपिन को त्रिकोण आकार में घेर लिया और फिर सीधे उस पर हमला
करना शुरू कर दिया। चीख! उन्होंने एक साथ दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर जमीन को जोर से रौंदा जिससे जमीन तेजी से कांपने लगी। सौभाग्य से जमीन पर बेहद कठोर पत्थर की स्लेटें बिछाई गई थीं जो आसानी से नहीं टूटती थीं। हु। प्रत्येक तरफ से 3 तेज हवा तोड़ने वाली आवाजें आईं। 3 कठपुतली सेनानियों की 12 मुठ्ठियां कसकर बंधी हुई थीं और भूस्खलन और सुनामी की तरह बिपिन को मुक्का मार रही थीं। बिपिन को ऐसा महसूस हुआ कि वह सभी दिशाओं से मुठ्ठियों से घिरा हुआ है। वह तुरंत एक बची हुई परछाई को पीछे छोड़ते हुए चला गया और वह लचीले तरीके से पपेट फाइटर्स की ओर उछला। उसने फिर अपनी कसकर बंद दाहिनी मुट्ठी से पपेट फाइटर्स में से एक को मुक्का मारा। उसने अपनी शारीरिक शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए पपेट फाइटर पर एक भयंकर प्रहार किया जो लगभग उल्कापिंड जैसा लग रहा था। टकराना! पपेट फाइटर तुरंत ग्लेडिएटर एरेना के किनारे पर पत्थर की दीवार से टकराकर पीछे हट गया और एक हिंसक प्रभाव पैदा कर दिया। चले जाओ! बिपिन ने फिर अन्य 2 कठपुतली सेनानियों को मुक्का मारा और उन्हें भी बिना किसी प्रयास के पीछे की ओर गिरा दिया। पलक झपकते ही उसने 3 राक्षसी जानवर कठपुतली सेनानियों को हरा दिया था। बिपिन ने सोचा कि वे बहुत मजबूत नहीं हैं। वह बता सकता था कि 3 कठपुतली सेनानी मजबूत शरीर के साथ श्रेष्ठ राजाओं के बराबर थे। उनकी तुलना तमिलपुरा जनजाति के नेता महानंद से की जा सकती थी, किसी भी 7 बादल क्षेत्र के मानव योद्धा के लिए उन्हें हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मूल्यांकन इतना सरल नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसे उम्मीद थी कि 3 पराजित पपेट फाइटर्स के ग्लेडिएटर एरेना छोड़ने के बाद एक बिल्कुल नया पपेट फाइटर तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। ये 2 मीटर से अधिक ऊंचा था, लेकिन ये राक्षसी वानर कठपुतली सेनानियों से छोटा था और बहुत मजबूत था। इसके सिर पर शेर जैसा हरा काला रंग का स्केल था जो इसके शरीर को ढकता था और 3 मीटर लंबी पूंछ थी जो भी स्केल से ढकी हुई थी। क्या ये राक्षसी जानवर का मूल रूप है? बिपिन ने उत्सुक भाव से देखा। उसने केवल दिव्य भूमि में आत्मिक जानवरों को देखा था जो राक्षस महाद्वीप के राक्षसी जानवरों से बिल्कुल अलग थे। राक्षसी जानवर कुछ हद तक कुछ मानवीय विशेषताओं को धारण करते थे। राक्षसी शेर कठपुतली लड़ाकू ने भी हमला करना शुरू कर दिया। ये 3 कठपुतली लड़ाकू से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसकी गति काफी आश्चर्यजनक थी। बिपिन ने केवल हरे काले रंग की वर्णक्रमीय छवि का एक फ्लैश देखा। अगले ही पल उसने अपने सामने एक कठोर विस्फोट सुना, क्योंकि कठपुतली सेनानी ने अपना बड़ा मुंह खोलते हुए अपने तेज पंजे के साथ हवा को अपनी ओर उछाल दिया। चीख! तेज ध्वनि तरंग के साथ एक गर्जना बिपिन की ओर बढ़ी। अध्याय 515 सम्राट आनंद। एक ध्वनि तरंग आक्रमण। बिपिन ने व्यंग्य किया। ये पहली बार नहीं था कि उसे ध्वनि तरंग हमले का सामना करना पड़ा था। उसने पहले से ही इस प्रकार की तकनीक के खिलाफ तैयारी कर ली थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह शारीरिक रूप से अब तक की तुलना में अधिक मजबूत था। राक्षसी शेर कठपुतली सेनानी के ध्वनि तरंग हमले में बहुत कम था उस पर असर। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और एक मुक्का मारा। उसकी हिंसक शारीरिक शक्ति लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद जागते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। टकराना! क्रूर बल में उसके पास पूर्ण लाभ था, इसलिए राक्षसी शेर कठपुतली सेनानी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसकी लंबी हरी काली पूंछ बिपिन के बगल में दिखाई दी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। पूंछ एक तेज कृपाण की तरह सीधे उसके सिर की ओर चली गई। क्या चाल है? बिपिन की आंखों में थोड़ा आश्चर्य झलका। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और पूंछ को मोड़ दिया। ची ची ची! कई टक्करों की धात्विक ध्वनि क्षेत्र में बार बार गूंजती रही। कठपुतली सेनानी की पूंछ टूटकर गिर गई और उसकी बांह पर कुछ सफेद निशान रह गए। कुआ!
ग्लेडिएटर एरिना के बाहर से आश्चर्य की सांस आई। ग्लेडिएटर एरिना के शीर्ष पर स्टैंड की एक पंक्ति में हरे रंग की पोशाक में एक सुंदर लंबे बालों वाला आदमी बैठा था। अभी तक वह अन्य आवेदकों की लड़ाई को देखते हुए पूरी तरह से उदासीन था। राक्षसी जानवर कठपुतली सेनानी। लेकिन अभी जब उसने देखा कि कैसे बिपिन ने कठपुतली सेनानी की पूंछ पर वार किया तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। कितना मजबूत शरीर है। उन्होंने अस्थि समलन तकनीक के केवल 6ठे स्तर तक ही अभ्यास किया है, लेकिन उनका शरीर 7वें या 8वें स्तर तक अभ्यास करने वालों की तुलना में अधिक मजबूत है। लंबे बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया और अपने बगल में खड़ी लाल पोशाक वाली महिला की ओर देखा और पूछा कि वह कौन है। महामहिम, वह तमिलपुरा जनजाति से बिपिन है, लाल वस्त्रधारी महिला ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आखिरकार यह व्यक्ति सम्राट जॉय था, जिसके पास राक्षस विनाशकारी लीग के भीतर महान शक्ति थी और राक्षस महाद्वीप पर मनुष्यों के बीच शिखर पर खड़ा था। सम्राट जॉय मानव आबादी के बीच 108 दिव्य सम्राटों में दूसरे स्थान पर थे। उन्हें राक्षस विनाशकारी लीग के 33 श्रेष्ठ मंदिर मास्टरों की तुलना में केवल कमजोर माना गया था। बिपिन, सम्राट खुशी ने नाम याद कर हल्का सा सिर हिलाया। बिपिन अपने मजबूत शरीर के बल पर राक्षसी शेर कठपुतली सेनानी को आसानी से हरा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि वह तीसरा राउंड भी पास कर लेंगे, सम्राट जॉय ने कहा। यदि वह तीसरा राउंड पास कर लेता है तो वह द्वितीय श्रेणी का दिव्य जनरल बन जाएगा। इन आवेदकों में से अब तक केवल विजय ने ही तीसरा राउंड पास किया है, लाल वस्त्रधारी महिला ने ध्यान से कहा। विजय, वह अलग सम्राट है। खुशी से उसका सिर हिल गया। मैं विजय को जानता हूँ, वह हमेशा अपने पिता के साथ रहता है और उसके पिता ने उसकी खेती में बहुत मदद की है और बहुत सारे खजानों का उपयोग करके उसकी शारीरिक शक्ति में भी सुधार किया है। उसके लिए तीसरा राउंड पास करना सामान्य बात है। बिपिन एक साधारण जनजाति से आता है, क्योंकि वह बिना किसी पृष्ठभूमि के यहाँ तक पहुँच सकता है। वह विजय से कहीं अधिक मजबूत है। एक दिव्य सेनापति बनने के बाद और पवित्र स्थान में कुछ समय के लिए खेती करने के बाद वह अधिक प्रगति करेगा। शायद हमारा पक्ष होगा। अब से कई वर्ष बाद एक और दिव्य सम्राट स्त्री ने आश्चर्य से बिपिन की ओर देखा। उसे आशा न थी कि सम्राट आनंद बिपिन को इतना ऊंचा मूल्यांकन देगा। जरा देखो, सम्राट आनंद ने बात करना बंद कर दिया और देखता रहा। जैसा कि सम्राट जॉय को उम्मीद थी, बिपिन ने दूसरे दौर में राक्षसी शेर कठपुतली सेनानी को हराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसने अपनी तलवार निकाले बिना ही इसे आसानी से हरा दिया। तीसरे दौर का कठपुतली सेनानी तुरंत सामने आया। यह 8 मेघ क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर था और हरनास से भी अधिक शक्तिशाली था, जिससे बिपिन ने दिव्य भूमि में लड़ाई की थी। फिर भी अस्थि समलन तकनीक विकसित करने और अपनी शारीरिक शक्ति में काफी हद तक सुधार करने के बाद बिपिन भी पहले से अधिक मजबूत हो गए थे। इस कठपुतली सेनानी के सामने आखिरकार बिपिन ने अपनी तलवार खींच ली और उसे हराने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। चौथे राउंड का राक्षसी जानवर कठपुतली सेनानी दिखा। ये बिल्कुल पहले दौर में राक्षसी वानरों जैसा ही दिखता था। इसकी 4 भुजाएं भी थीं, लेकिन ये बहुत मजबूत था। कुछ द्वितीय श्रेणी के दिव्य जनरल चौथे दौर में राक्षसी वानर कठपुतली सेनानी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी देर तक टिके रह सकते हैं। सम्राट जॉय ने लड़ाई को ध्यान से देखा। बिपिन ने राक्षसी वानर कठपुतली सेनानी पर हमला करना शुरू कर दिया। वूश! ट्रिपल किल तलवार ने दिल को मारने वाली तलवार तकनीक की दूसरी चाल से हमला करते हुए एक निर्णायक और अटूट इरादा रखा। एक तलवार की परछाई बिजली की तेज गड़गड़ाहट की तरह गरजते हुए आगे बढ़ी। कठपुतली सेनानी ने अपनी 4 भुजाओं को जोर से लहराया और मुट्ठी भींचकर बिपिन की ट्रिपल किल तलवार की
और मुक्का मारा। टकराना। जैसे ही पपेट फाइटर सीधे आगे बढ़ा, ट्रिपल किल तलवार एक तरफ झुक गई और उसने अपनी अन्य 3 भुजाओं से बिपिन पर हिंसक हमला कर दिया। बिपिन जल्दी से पीछे हट गया और आने वाले हमलों को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई, हालांकि फिर भी उसे कठपुतली सेनानी की मुट्ठी से उसकी छाती पर एक झटका लगा। बिपिन दर्द से कराह उठा और अपनी अशांत आभा को शांत करने की कोशिश की। ये कितना शक्तिशाली है, यह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। बिपिन की आंखों में उत्साह की झलक दिखी। ऐसा लगता है कि मुझे अपने कुछ तुरुप के पत्तों का उपयोग करना होगा। बैंग बैंग बैंग। पपेट फाइटर जोर से आगे बढ़ा और फिर उस पर झपट पड़ा। वह तुरंत हाथ हिलाते हुए पीछे हट गया। गुंजन। एक विशाल लड़खड़ाती रक्त नदी अदृश्य तलवार सार की बढ़ती लहरों के साथ बाहर निकली, जो बिपिन के चारों ओर फैल गई। उन्होंने रोड टू द अंडरवर्ल्ड और 100-फोल्ड दायरे को सुपरइम्पोज किया था। जहां तक ब्लड फायर रिंग में ब्लड फायर डोमेन का सवाल है, यह अब बिपिन के उपयोग के लिए बहुत कमजोर था। डोमेन के उत्पीड़न के कारण कठपुतली लड़ाकू की गति और ताकत पर काफी अंकुश लगा दिया गया था। बिपिन ने पीछे हटना बंद कर दिया और अपनी ट्रिपल किल तलवार उठाई, जिससे इस समय एक चमकदार रोशनी निकल रही थी।